दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आज जिस विषय पे आपका ध्यान आकृष्ट कराने वाला हूँ वो विषय ये है कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर वृषभ राशि का निर्माण हो, यानी कि 2 नंबर लिखा हो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, तो कैसा परिणाम देखने को मिलता है। वृषभ राशि चतुष्पद राशि है, मतलब आप जब इसके प्रतीक चिन्ह को देखेंगे तो वृषभ का अर्थ होता है बैल। वृषभ का अर्थ बैल। अब जरा इसको समझ के देखिए तो ये 4 पैरों पे खड़ी राशि है, मतलब इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो एक ऐसा जीव है जो अनवरत मेहनत करने के लिए लालायित रहता है और वो थकता बड़ा देर से है, और उसकी हठधर्मिता इतनी मजबूत होती है कि वो कुछ भी करने के लिए इंसान की मदद कर देता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। सबसे पहली बात कि अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि का निर्माण हो रहा हो, यानी कि सम संख्या 2 नंबर की राशि बनी हो जन्म कुंडली के दूसरे हिस्से में, तो अब आपको ये संपूर्णतया एक ऐसी राशि वहां बनी है जो आपको मेहनत करवा करके सफलता देने वाली है। और ऐसा इसलिए, इसका स्पष्ट उत्तर यह है क्योंकि आप जिस भाव का विचार कर रहे हैं, तो हम विचार किस भाव का कर रहे हैं? जन्म कुंडली के दूसरे भाव का। तो जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव से संबंध लग्नेश का कैसा बन रहा है। यहां व्यक्ति अपने मेहनत और अपने अनुभवों के आधार पे धन अर्जित करता है। स्वर्ण आदि आभूषणों से युक्त होकर के वो मेहनत भी करता है और उसी से युक्त जीवन जीता भी है। इसके साथ साथ वो कठिन दौर में भी अपनी मेहनत की स्थिति को कभी कमज़ोर नहीं करता है और न ही वो निराशा की स्थिति में जाता है। ये स्थिर प्रकृति की राशि बनती है जन्म कुंडली के दूसरे भाव में। ये स्थिर राशि है और स्त्रियोचित राशि है, और साथ ही साथ इसके अधिपति शुक्र होते हैं जो धन के कारक देव गुरु बृहस्पति के शत्रु होते हैं। होते दोनों ही ज्ञानी हैं, पर एक के पास राजसिक भोग की इच्छा ज़्यादा होती है, यानी कि गुरु दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास, और एक जो उसके कारक हैं वो देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। अब जब इनकी बैठक होती है तो धन भाव में चूंकि स्थिर राशि बन जाती है, तो वहाँ जातक के जीवन में, चूंकि याद रखिए तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वहाँ से विवाह के लिए संबंध आते हैं, मतलब आपके लिए लड़के और लड़कियां, जातक और जातिकाएं, विवाह के लिए आपका न्योता आता है, मतलब वहां से रिश्ते आते हैं। और वही दूसरा भाव जन्म कुंडली में ये होता है कि उसी जन्म कुंडली के दूसरे भाव से व्यक्ति के दिमाग में जो विचार बनते हैं उसके उत्पादक क्षमता का वो भाव है, वहां से विचार बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में स्थिर प्रकृति की राशि का निर्माण होगा, यानी कि भूमि तत्व की राशि का निर्माण होगा, तो याद रखिए जब कभी भी किसी भाव में अग्नि तत्व और वायु तत्व की राशि का निर्माण नहीं होता है, यानी कि जल तत्व की राशि या भूमि तत्व की राशि का निर्माण होता है, तो भाव धीरे 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 एक्टिव होता है या स्थिरता के साथ व्यक्ति के जीवन में वो चीज़ प्राप्त होती है। ये तो समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि राशि जिस भाव में बनेगी, भाव जो है वो क्या है? एक धरातल है। भाव जो है वो जमीन है। उत्पादक क्षमता उसमें इस बात पे निर्भर करती है कि वहाँ पे राशि कौन सी बनी है। अगर वायु तत्व की राशि बनी तो उस जमीन पे एक ऐसी राशि बन रही है जो तुरंत ही एक्टिव है, जो अनवरत और एक्टिव है, वो तुरंत ही गति में है। लेकिन अगर स्थिर प्रकार की या स्थिर प्रकृति की राशि का निर्माण जन्म कुंडली के दूसरे भाव में होगा, मतलब वो अब वो जमीन से सटा हुआ है, अब उसको गति में लाने के लिए व्यक्ति को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी होती है। क्लियर है? तो प्रकृति और राशियों का बड़ा मेल होता है कि उस भाव में कौन सी राशि बनी है।
अब इसको और भी गहराई से समझते हैं कि अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में नैसर्गिक रूप से देखें तो वृषभ राशि का ही निर्माण होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में काल पुरुष की कुंडली प्रथमतया मेष राशि की ही बनती है, मतलब लग्न में 1 नंबर ही लिखा होता है। पर नैसर्गिक रूप से जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में 2 नंबर लिखा रहता है और आपकी भी कुंडली में 2 नंबर ही लिखा है तो ये साम्य हो जाता है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से भी प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली मेष लग्न की ही बनती है, क्योंकि परम पुरुष परमात्मा की कुंडली जो स्वयं काल है, जो कालातीत है, पर फिर भी उसकी कुंडली मेष लग्न की ही बनती है। तो द्वितीय भाव की मूल राशि वृषभ राशि ही होती है, क्योंकि धन को स्थिर होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। क्योंकि धन को स्थिर होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ऐसा ही चाहता है कि उसके पास जो आए वो बना रहे, मेंटेन रहे। तो मूलतः धन की जो राशि है वो 2 नंबर ही है, और आपकी भी कुंडली में 2 नंबर ही बन गई। इसका अर्थ है कि दोनों, जिसको वो वहां बनना चाहिए था वहीं वो बन गई। अब आपको इसको ऐसे मैं समझाता हूं। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली के दूसरे भाव में 8 नंबर की राशि बन जाए, क्लियर है, तो मूलतः 8 नंबर कहां की राशि है? 8वें भाव की है कि नहीं बात? जन्म कुंडली का 8वां भाव नैसर्गिक रूप से 8 नंबर लिखा हुआ भाव है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है। ठीक उसी तरीके से जन्म कुंडली के दूसरे भाव में जब 8 नंबर लिखेगा, इसका अर्थ है कि अष्टम भाव की प्रकृति अब आपकी कुंडली का दूसरा भाव ले रहा है। ठीक वही प्रकृति कि अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में 9 नंबर लिखेगा, इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन का जो 9वां भाव है वो उसके धन से संबंध बना रहा है, मतलब उसका जो द्वितीय भाव है वो धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से 9 नंबर 9वें भाव की राशि है। क्लियर है? तो यहां पे चूंकि नैसर्गिक रूप से 2 नंबर द्वितीय भाव में लिखा होता है और आपकी भी कुंडली में 2 नंबर ही लिखा है, इसका अर्थ है कि ये दोनों साम्य में या साम्यावस्था में आ गए, और इक्विवेलेंट होने के कारण ये राशि अब आपको स्थिरता के साथ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते हुए और न लाते हुए आपके जीवन में धनागमन कराएगी। प्रकृति को समझिए कि राशि कैसी बनी। अब वहां पे ये तो बात चलो ठीक है। अब दूसरे नंबर पे ये बात आती है भगवान कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि का निर्माण हो, इसका अर्थ है कि अब वो बैल जो उसके वृषभ जो उसकी प्रकृति है वो कैसा है, तो मेहनत और हठ धर्मिता के साथ रगड़ करके किसी भी विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल और प्रतिकूल जाने वाली चीजों को अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल करना है, इस दिमाग के साथ व्यक्ति धन कमाने पे आगे बढ़ता है। मतलब जब वो उसके जीवन में कोई भी चुनौती आएगी वो उसको सहर्ष स्वीकार करेगा और उस पे अपना काम पूरी तरीके से संपूर्णतया और उस पे केंद्रित होकर के धन कमाने की कोशिश करता है। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में 2 नंबर की राशि बनी होगी, वो व्यक्ति अपने पराक्रम से स्व उपार्जित धन, अपने मेहनत से अपना धन अर्जित करता है। और यही नहीं, वो धन के पीछे वो लालायित भी रहता है और धन कमाने में कभी कोई मशक्कत बाकी नहीं रखना चाहता। ये आपकी प्रकृति है और इसको अगर समझ जाते हैं तो आपके मेहनत करने का बल बढ़ जाता है। ये क्लियर है इतनी बातें। अब तीसरे नंबर पे धन भाव में जब दूसरे नंबर की राशि बनेगी तो अब आपको देखना क्या है कि धन कैसे बलवान होगा। तो शुक्र बैठे कहाँ हैं? क्या वो लग्न में बैठे हैं? और जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में 2 नंबर की राशि बनेगी, इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली के लग्न में 1 नंबर लिखा होगा। और जब जन्म कुंडली के 1 नंबर में 1 नंबर लिखा है, यानी कि मेष राशि बनी है लग्न में, तो दूसरे भाव में 2 नंबर, तो इसका अर्थ होगा कि अब धन भाव में वही ग्रह बैठे जो धनेश का मित्र हो और लग्नेश का मित्र हो, या लग्नेश की ही भांति व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाता हो, क्योंकि धन आने का क्षेत्र और धन आने का रास्ता कहां से खुलेगा? जन्म कुंडली के लग्न से। तो लग्नेश ही अब इस बात को नियंत्रित करेंगे कि धन भाव में कौन बैठेगा, और उसमें उसकी सहायता करेंगे जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति, जो आपकी कुंडली के धन भाव के अधिपति कहे जाएंगे। समझ में आ रही है चीजें? बिल्कुल क्लियर करूंगा। और अगर आप ये चीज समझ जाते हैं तो आपके जन्म कुंडली के धन को समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि आपके जन्म कुंडली के धन भाव में बैठा कौन है। तो बैठा कौन, तो यहां पे कौन कौन बैठ सकता है? तो यहां या तो शुक्र बैठेंगे,
या तो धनेश के परम मित्र शनि बैठेंगे, या तो फिर उसके परम मित्र और कोई तीसरे नंबर पे बनेगा तो तीसरे नंबर पे बुध बैठेंगे। पर गौर करिए तो जब जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बुध बैठेंगे तो चूंकि उनका कैटेगराइजेशन जो होता है वो शुक्र की जो मैत्री, बहुत ध्यान से, शुक्र की जो मैत्री है वो शनि से ज्यादा है पर बुध से थोड़ी कम है। मतलब जितना अगर शुक्र को देना होगा तो वो अपने परम मित्र शनि को ज्यादा देगा, पर उससे थोड़ी से कम बुध को देगा, गुरु को नहीं देगा, मंगल को उतना नहीं देगा, लेकिन शुक्र को अगर देना होगा तो शनि को ज्यादा देंगे। इसका अर्थ है कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर शनि बैठेंगे तो व्यक्ति को धन कमाने में आसानी होगी, गंभीरता से वो गंभीर होकर के धन कमाएगा। कारण क्योंकि जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि का निर्माण होगा तो गौर से समझिए, तो आपकी कुंडली में धन भाव में अगर शनि बैठते हैं तो वो लाभेश होकर के बैठ रहा है, यानी कि धन और लाभ का संयोग हो रहा है। और दूसरा, वहां दशम स्थान के अधिपति यानी कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कौन बैठा है, तो अपने भाव से 5 घर आगे जाकर के शनि बैठे हैं। तो कोई भी ग्रह अगर अपने भाव से 5 घर आगे बैठता है तो वो दशम स्थान को भी बलवान देगा, यानी कि शनि यहां दशम स्थान को भी बलवती और बलवान बनाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो पहले तो अपने भाव से 5 घर आगे बैठे हैं। मेष लग्न की कुंडली बनेगी और मेष लग्न की कुंडली के लिए शनि बड़े अच्छे ग्रह माने जाते हैं क्योंकि वो केंद्र के और लाभ के अधिपति होते हैं। पर बात यहां यही तक खत्म नहीं होती है, बात यहां से अभी शुरू होगी कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में, बड़ी गंभीर विषय है, बड़ा मजा आ रहा है कि जन्म कुंडली के दशम स्थान पे चूंकि शनि की गौड़ राशि बनी है, और जब जन्म कुंडली के दशम स्थान पे शनि की गौड़ राशि बनेगी तो एकादशवें भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनेगी। अब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में चूंकि शनि बैठे हैं तो वो सबसे ज्यादा परिणाम किसका करेंगे, सबसे ज्यादा परिणाम वो ग्रह अपने लाभ भाव का करेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने गौड़ राशि का परिणाम कमजोर और अपने मूल त्रिकोण राशि का परिणाम ज्यादा करता है। इसका अर्थ होगा कि अगर मेष लग्न की कुंडली बनेगी और धन भाव में 2 नंबर की राशि बनी है तो पंचम भाव और नवम और दशम और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के जब शनि दूसरे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, और यही नहीं, उसको मेहनत करके धन कमाने और उसको अपनी संपूर्ण ऊर्जा का उपभोग करता हुआ बिना ऊर्जा का नुकसान करते हुए उसको उसके लाभ की प्राप्ति कराएंगे। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि तब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे और जन्म कुंडली की शनि की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे, और जन्म कुंडली में शनि की 10वीं दृष्टि अपने ही उसी भाव पे यानी कि एकादशवें भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण जन्म कुंडली में भले ही 2 भावों पे उनकी दृष्टि कमजोर होती हो, क्योंकि वृश्चिक राशि को देखेंगे और कर्क राशि को देखेंगे, इन दोनों भावों पे उनकी दृष्टि अच्छी नहीं होगी, पर निश्चित रूप से उनकी दृष्टि एकादशवें भाव पे अपनी राशि पे जाने के कारण लाभेश होकर के धन भाव में बैठ करके वापस लाभ को देखेंगे तो धन और लाभ की स्थिति बनेगी, जिसके कारण व्यक्ति गंभीरता से अपने करियर को बल देता हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूर्णतया उच्च दार्शनिकता के साथ संपूर्ण मेहनत करके अपने लाभ की प्राप्ति करेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि वहां पे कौन नहीं बैठना चाहिए। तो वहां नहीं बैठे, अगर लग्नेश बैठेंगे तो चूंकि उनकी वो राशि है, लग्न के अधिपति है, मतलब कि वो संपूर्ण कुंडली का मालिक है, वो कहीं भी बैठेगा तो अपनी मर्जी चलाएगा। मतलब लग्नेश अगर धन भाव में बैठेंगे तो वो कहेंगे कि मैं धनवान तुम्हें बनाऊंगा, बस तुम शांत रहो, पर पराक्रम पे विश्वास रखो। लग्नेश अगर धन भाव में बैठेंगे तो नैसर्गिक रूप से ये धनी योग बनेगा और ये धनवान योग बनाएगा, जातक को धनी बनाए। गुरु बैठेंगे तो 50% अच्छे परिणाम करेंगे, क्योंकि वो शुक्र की राशि बनी है, वो उनके शत्रु की राशि है, पर 50 से वो ज्यादा नैसर्गिक रूप से अगर मेष लग्न की कुंडली बनेगी तो नवम भाव के अधिपति धन भाव में बैठ रहे हैं, ये अपने आप में एक महाधनी योग बनेगा, क्योंकि नौमेश तब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठ रहे हैं। पर चूंकि वो उनके शत्रु की राशि है, इस वजह से वो सबसे पहले अपने आप को कमजोर करेंगे, क्योंकि वो शत्रु के घर में बैठेंगे। पर अगर वो 50% अपने प्रभावों को कमजोर करेंगे तो अब वो बलवान इसलिए हो जाएंगे क्योंकि वो इस कुंडली के लिए नवम भाव के अधिपति होते हैं, और जन्म कुंडली का यह सिद्धांत कहता है कि नौमेश अगर धन में बैठेगा तो अतिरिक्त धन जोड़ेगा, इस वजह से अब उनका बल बढ़ेगा, यानी कि 50 से वो आ गए 60 पे।
अब 60 से ज़्यादा कैसे बढ़ेंगे? तो 60 से ज़्यादा वो इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि वो उनका कारक क्षेत्र है। इसका अर्थ है कि अपने कारक क्षेत्र में बैठने के कारण वहां वो 60 से 70 पे आ जाएंगे। क्लियर है? अब वो 70 से 80 पे क्यों आएंगे? उन 70 से 80 पे इसलिए आ जाएंगे क्योंकि अगर लग्नेश के साथ उनकी मैत्री है तो वो निश्चित रूप से उस कुंडली के लिए उस भाव में अच्छा ना बैठने के बाद भी, चूंकि लग्नेश के मित्र होते, इस वजह से वो खुश होकर के जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को बलवती बनाएंगे। मतलब 80% अब उनकी बारी धन देने की होगी। मतलब जातक की कुंडली में अगर गुरु धन भाव में बैठे हैं, अब वो 80-100 में कैसे बदलता है? अगर मंगल वहीं बैठे हों, अगर गुरु राहु से दृष्ट न हो, अगर गुरु शुक्र के संग बैठे हों, अगर गुरु चंद्रमा के संग बैठे हों, अगर गुरु सूर्य के संग बैठे हों, तो ये 80-90 में बदल जाएगा। और यही कारण है कि मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु धन भाव में बैठने के बावजूद जातक को अच्छा धन देते हैं, क्योंकि वो धन के कारक हैं। वो शत्रु क्या है, इस वजह से आधा पे आ गए, पर उनका बल निरंतर बढ़ रहा है। और ये 50 ज्यादा बढ़ेगा कैसे? जैसे अगर वो कारक क्षेत्र है, अगर मित्र से दृष्ट हैं, अगर वो वहां पे उस भाव का अधिपति वही बैठा है, ये सारे तमाम जो कारण बनेंगे वो जातक को धनवान बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब तीसरी बात कि वहां या तो चंद्रमा बैठे या तो सूर्य बैठे, तो पंचम भाव का अधिपति होकर के सूर्य बैठेगा तो वहां पे गड़बड़ी करे और धन से संबंधित चिंताएं दे। तो सूर्य का बैठना वहां पे उतना ज्यादा बढ़िया नहीं होगा, वो व्यक्ति को आलसी बना देगा और कई बार उसका धन उसके वाणी में कठोरता के कारण कमजोर हो जाए। मतलब आया हुआ धन होता है ना, कई बार आप लोग, मैं भी कई बार, एक बार की बात है आप लोगों को बताऊं, मैं कहीं गया था खरीदने शाम को, गुंजा खरीदने गया था। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप वो खाया करिए शाम को। मैं गया था दुकान पे, पर उसकी जो शैली थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं उसका सामान उसके मुंह पे फेंक के वापस आ गया। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपके पास जो आया ग्राहक है वो आपकी वाणी से प्रभावित होकर के आपके पास पैसे छोड़ के भी जा सकता है और पैसे लेके भी जा सकता है। कहने का अर्थ है कि हमें हमारी वाणी पे वहां पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो वाणी का भाव है, वाणी के सुख का भाव है और वाणी के सुख भाव के अधिपति ही द्वितीय में बैठ रहे हैं। इस वजह से हमें वहां पे अगर सूर्य बैठेंगे तो हमें निश्चित रूप से धन कमाने के लिए अपनी वाणी पे कंट्रोल करना होगा और अपने विचारों को गर्मी नहीं देनी होगी। अगर गर्माहट देंगे तो वो कौन देंगे? वहां सूर्य बैठेंगे तो गर्माहट देंगे। अगर गुरु बैठेंगे तो व्यक्ति को विस्तारवादी विचारों वाला बनाएंगे, दार्शनिक विचारों वाला बनाएंगे। मंगल बैठेंगे तो चूंकि वो कुंडली के रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट है, वो कुंडली के दारोमदार लेकर के चल रहे हैं, इस कारण से वो चाह करके भी वहां बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं धन को बुरा करूंगा तो मेरी पूरी कुंडली मेरे मालिकत्व में, मालिकाना हक में कमजोरी में जाएगी। इस कारण से मंगल चाह करके भी द्वितीय भाव में धन हानि नहीं कराएंगे। छोटी मोटी परेशानी वो अपने नैसर्गिक गुणों से प्रभावित होने के कारण दे सकते हैं, पर जितना परिणाम जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल कमजोर करेंगे उससे ज्यादा परिणाम कमजोर सूर्य करेंगे। वो धन से संबंधित, कुटुंब से संबंधित, विचारों से संबंधित व्यग्रता देते रहेंगे। तो बच्चा कौन? यहां या तो चंद्रमा बैठे, यहां या तो गुरु बैठे, यहां या तो शनि बैठे, या तो यहां मंगल स्वयं बैठ जाए। तो चार तो कुंडली के ग्रह ऐसे ही जन्म कुंडली के धन भाव के लिए वृषभ राशि बनेगी तो आपके लिए लाभदायक हो जाए। तो नुकसान किसका? या तो बुध का या तो सूर्य का। और राहु तो वैसे भी वृषभ राशि में अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि वो उनके उच्च की राशि है, तो गड़बड़ी है ही नहीं। भगवान, मैं आपको इतनी बात कहता हूं, अगर ये कार्यक्रम आप इस तरीके से बेस पे समझेंगे तो आपके लिए धन भाव को समझना बड़ा आसान हो जाएगा और झट से आप समझ सकते हैं कि आपका धन भाव और जातक का धन भाव कैसा बन रहा है। अब उसमें विस्तार देना चाहते हैं तो कितना बढ़िया, तो नक्षत्र को देख लेना कि नक्षत्र कौन सी बनी है, राशि कौन सी बनी है, तो नक्षत्र के अधिपति कहाँ जा रहे हैं और वो उनके साथ मैत्री कैसी है। अब वहां पे कोई और भी खराब ग्रह बैठ जाए, जैसे मंगल वहां अस्त हो जाए, चंद्रमा के साथ सूर्य बैठ जाएं, या फिर गुरु के संग सूर्य बैठ करके गुरु अस्त हो जाएं, या शुक्र गुरु के संग बैठ करके शुक्र अस्त हो जाएं, तो ये सब चीजें उस भाव को कमजोर करेंगी। या फिर वो भाव कब कमजोर हो सकता है कि वो भाव बिल्कुल खाली हो, ना तो उसे कोई देख रहा हो, ना तो वहां कोई बैठा हो, तब धन भाव कमजोर होगा। वहां पे शनि, मंगल, राहु, केतु सब लगातार देख रहे हों तो धन संबंधी समस्या वापस उत्पन्न होगी, क्योंकि अब वहां पे पापक प्रभाव ज्यादा है और अगर वहां पे कोई शुभ ग्रह नहीं देखेगा तो उस भाव को कमजोरी हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब अगली बात वृषभ राशि के बाद मिथुन वालों के लिए होगी।
आइए अब गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 18वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी अच्छी। बताओ, अगर आप ये सोच कर के किसी कर्म का त्याग करते हैं, अगर आपको कोई टास्क दिया गया, कोई भी आपको काम दिया गया, जैसे कोई भी आपको कोई काम दिया गया, सौंपा गया, और आप ये सोच करके उस कर्म का परित्याग करते हैं या उस कर्म को त्याग देते हैं या उस काम को छोड़ देते हैं कि नहीं इसमें बहुत मेहनत है, वो त्याग भी आपको त्यागी बनने की परिभाषा नहीं सिद्ध करने देता है। मतलब वो त्याग नहीं है कि आपने मेहनत करने के डर से उस काम को छोड़ा है। मतलब आपका काम है किसी भी तरीके से कर्म में लिप्त रहना। काम करिए, कार्य क्षेत्र में उतरना है तो काम करना है। भगवान ने ये क्या बात कही कि किसी भी स्थिति में अपने कर्म को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, कर्म करना सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसी स्थिति में अगर आप काम को त्याग रहे हैं, कार्य क्षेत्र को त्याग रहे हैं, अपने कार्य को त्याग रहे हैं कि नहीं इसमें मेहनत ज़्यादा है, मुझे इसमें कोई लालच नहीं है क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है, उसमें उसे दोष लगता है। मेहनत के डर से जो कार्य छोड़ा जाता है, पराक्रम और पुरुषार्थ के डर से जो कार्य छोड़ा जाता है, उसका दोष लगता है। ये बात बहुत ही समझने वाली है। मेहनत है, कोई बात नहीं है, करेंगे, लेकिन इस आधार पे उस कार्य को नहीं छोड़ सकते कि उसमें मेहनत ज़्यादा है। क्लियर है? आइए तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये धन भाव बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसे में प्रत्येक भावों पे कार्यक्रम बनाने वाला हूं। लग्न को नहीं बनाऊंगा, पर बाकी के अन्य भावों की चर्चा अवश्य होगी। ये बड़ी अच्छी सीरीज बनेगी। इसको अलग तरीके से हम देखेंगे कि लग्न में कौन सी राशि बनी, इससे आपके एक एक भाव स्पष्ट हो जाएंगे और फल कथन करना इतना आसान होगा कि चुटकी में आप यूं समझ जाएंगे कि कैसा बना है किसी भी जातक का धन भाव, लग्न भाव, पराक्रम कैसा बना है, कुछ भी कैसा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।